वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। किसके बारे में? प्राकृतिक संसाधन। इंग्लिश की बात करें तो होता है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक ना। तो क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। ऐसे यह आपका चैप्टर 5 है, क्लास 9 का। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मानव की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उपयोगी पदार्थ को प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे हो गया, कहलाते हैं वायु हो गया, जल हो गया, स्थल हो गया, ऊर्जा हो गया, खनिज, पेट्रोलियम आदि। ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। यानी जो वस्तु हमें प्रकृति के माध्यम से क्या हो, प्राप्त हो, उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। अब प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक ना। तो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरा होता है अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नवीकरणीय मीन्स क्या? जिसे हम प्राप्त कर सकें, ठीक ना। तो वे संसाधन जो लगातार उपयोग होने पर पुनः स्वतः मीन्स जो अपने आप, ठीक ना, वह हो गया स्वतः, ठीक ना, उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, ठीक ना। उसे हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे हो गया वायु, सौर ऊर्जा, जल यानी वाटर, और वन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, ठीक ना। यह सब जो है हमें प्रकृति के माध्यम से, यानी इसे हम उपयोग करने के बाद या फिर से क्या होगा, हमें इसका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं या पुनः हो जाएगा प्रकृति के माध्यम से। तो इसको हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मीन्स वे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः जल्दी उत्पन्न नहीं होते हैं, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम, यह अगर एक बार समाप्त हो जाए तो इसकी प्राप्ति में बहुत यानी लाखों वर्ष लग जाएंगे। तो यह क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब है एयर मीन्स होता है क्या चीज? वायु, जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी। हमारे वायुमंडल में स्थित वायु जो है, वायु, इससे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े हैं कि कई गैसों का मिश्रण है। वायु जो है बहुत से गैसों का मिश्रण होते हैं, जिसमें लगभग 78 यानी 78% जो है नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट है, मीन्स विद्यमान है। इसके अतिरिक्त वायु में अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक ना, जलवाष्प, अक्रिय गैसें और धूलकण आदि, ये सब जो हैं क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? उपलब्ध होते मीन्स विद्यमान रहते हैं। अब है समुद्र तल से 7 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक? 7 किलोमीटर तक पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद है। समुद्र तल से 7 किलोमीटर तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन क्या है? यानी वायु जो है क्या है? उपलब्ध है, अवेलेबल है, जो सभी जीवों के लिए परम आवश्यक, क्या है? परम आवश्यक है। और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शोभ मंडल। क्या कहते हैं? शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ के वायुमंडल में 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर क्या है? मौजूद है, उपलब्ध है। इसलिए करके वहाँ पर जीवन जो है हमारी पृथ्वी की तरह जीवन जीना
संभव नहीं है। अब है वायु की उपयोगिता, यानी यूजेज ऑफ एयर कह सकते हैं। उपयोगिता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला है शोषण के लिए। क्या? शोषण के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सही अनुपात हमारे शोषण क्रिया के लिए क्या है, आवश्यक है। किसका किसका? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायु हमें यह सुविधा आसानी से उपलब्ध करा देती। यह जो है एयर जिसको कहते हैं, यह सुविधा हमें आसानी से उपलब्ध करा देती। एक सामान्य व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति जो है प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन 250 किलोग्राम से लेकर के 265 किलोग्राम वायु की आवश्यकता पड़ती है। एक नॉर्मल व्यक्ति को जो है प्रतिदिन 250 से लेकर के 265 किलोग्राम यानी केजी इतना वायु की आवश्यकता पड़ती है। श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। श्वसन क्रिया में हम क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। अब है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन हमारे खून में वर्तमान यानी खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके, ऑक्सीजन जो है हमारे खून में मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके क्या करता है, यह विभिन्न कोशिकाओं के, हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है। तत्पश्चात मीन्स बाद में यह ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं से प्राप्त शर्करा अणु को ऑक्सीकृत यानी ग्लूकोज जो है, ठीक है, शर्करा अणु को ऑक्सीकृत कर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल तथा ऊर्जा देती है। ठीक ना? क्या देती है हमें? ऊर्जा देती। इस ऊर्जा का उपयोग करके हम अन्य कार्यों के संपादन में करते हैं। यह जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इन ऊर्जाओं का हम उपयोग निम्नलिखित से कार्य में करते हैं। देखिए, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन है Hb प्लस O2 ऑक्सीजन से मिलता है। ऑक्सीजन से मिल करके यह क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या क्या है Hb जो है हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन से मिला तो यह क्या हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब है यह हमने क्या पढ़ा है, यह शर्करा को यानी C6H12O6 शर्करा को क्या करता है? तोड़ देता है। शर्करा को क्या करता है? ऑक्सीकृत। तत्पश्चात ऑक्सीजन शर्करा अणु को ऑक्सीकृत करके मीन्स ऑक्सीजन से मिल करके, यह शर्करा है C6H12 और O6 है, इससे मिल करके C6CO2 इससे मिल करके क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और इसके पश्चात क्या करता है? ऊर्जा का क्या करता है? इसके पश्चात क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यह पहला हो गया श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग। अब है पौधों के भोजन के लिए, यानी पौधे जो है भोजन जो बनाते हैं, इसमें क्या है? ऑक्सीजन का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण, पौधों के प्रकाश संश्लेषण, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्या किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन, कार्बोहाइड्रेट मीन्स होता है ग्लूकोज, तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? तो ग्लूकोज, ठीक ना, मीन्स ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह चारों को उपयोग करके या क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। रिलीज मीन्स होता है मुक्त करना, ठीक ना। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, यह पौधा जब भोजन अपना तैयार करता है तो उसमें क्या, उस दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन को वह मुक्त करता है।
और यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल पेड़ के हरे पत्तियों में पाई जाती है। यह जो क्लोरोफिल होता है कहाँ पर पाया जाता है? तो पौधों के पत्तियों में। किसमें पाए जाते हैं? पौधों के पत्तियों में। तीसरा है वायु द्वारा ताप नियंत्रण। क्या है? वायु द्वारा ताप नियंत्रण मीन्स हरित गृह प्रभाव। क्या है? हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है? वैश्विक उष्मीकरण। क्या है? वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो वायु की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का ताप अनुकूल बना रहता है। वायु की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पृथ्वी का जो टेम्परेचर है मीन्स ताप अनुकूल बना रहता है। पृथ्वी के ताप का नियंत्रण हरित गृह प्रभाव के कारण होता है। यह जो है पृथ्वी के ताप का जो नियंत्रण होता है किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। हरित गृह, ठीक ना, ग्रीन हाउस कांच की बनी एक इमारत होती है। ग्रीन हाउस क्या होती है? ग्रीन हाउस तो यह होती है कांच की बनी एक इमारत होती है जिसका निर्माण पौधों को ठंडक से बचाने के लिए, जिसका निर्माण जो है पौधों के ठंडक से बचाने के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की जो रेज हैं यानी किरणें जो हैं कांच से होकर के हरित गृह की सतह को गर्म करते हैं। किसकी सतह को गर्म करते हैं? तो ग्रीन हाउस की सतह को गर्म करते हैं। कांच हरित गृह के भीतर ऊष्मा को रोक लेता है। कांच क्या करता है? हरित गृह की ऊष्मा को रोक लेता है, जिससे हरित गृह के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक इसी प्रकार वायुमंडल में भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसे हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। देखिए हरित गृह प्रभाव क्या होता है, या हालांकि आपका 11th का है, ठीक ना, मैं फिर भी आपको इसमें बता देता हूँ। जैसा कि आपने इसमें पढ़ा कि हरित गृह प्रभाव जो है कांच की बनी एक इमारत होती है। कांच की बनी एक इमारत होती है। यह जो है उन जगहों पर कांच का उपयोग मतलब इमारत उन जगहों पर बनाया जाता है जहाँ जो ठंडा प्रदेश होता है। क्या होता है? जो ठंडा प्रदेश होता है। ठंडा प्रदेश होने के कारण क्या होता है? ठंडा प्रदेश होने के कारण क्या होता है? वहाँ पर पेड़, छोटे छोटे जो नाजुक पौधे होते हैं उसे पर्याप्त मात्रा में सूर्य की प्रकाश नहीं मिलने के कारण वह क्या होते हैं? मृत हो जाते हैं। लेकिन क्या करता है? कांच की जो घर में रहता है उसे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मिल जाती है, इसलिए करके उसको हरित गृह जो हाउस होता है क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस घर का उपयोग किया जाता है। यानी कांच की बनी इमारत का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? ठंडे प्रदेशों में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है। जिस प्रकार से कांच रोकती है अपने अंदर की क्या चीज़, हीट को, ऊष्मा को, उसी प्रकार क्या करता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से क्या करती है? रोकती है, जिससे रात में पृथ्वी का तापमान बहुत कम यानी बहुत ही कम नहीं हो पाता है। दरअसल सूर्य से आने वाली विकिरण को कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित नहीं करती है, किंतु यह विकिरण जब पृथ्वी को गर्म कर पुनः विकीर्ण होती है, फैलती है, तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड इसे परावर्तित कर देती है, मीन्स इसे भेज देती है, पुनः पृथ्वी की ओर प्रेषित करता है। क्या करता है? प्रेषित करता है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, ठीक ना, तो यह आप इसका चित्र है। सूर्य की किरणें क्या होती है? जब पृथ्वी पर पड़ती है तो इसमें सूर्य की किरणें में क्या होती है? विकिरणें होती है। तो यह क्या करते हैं? विकिरण ऊर्जा को
पृथ्वी पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड विकिरण ऊर्जा को अवशोषित न करके क्या करती है, इसको वापस से क्या करती है, भेज देती है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पृथ्वी पर, यह इसे वापस क्या करती है, भेज देती है। यह क्या लिखा है, पृथ्वी की सतह, क्या है, पृथ्वी की सतह पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परत, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, यह क्या करते हैं, विकिरण ऊर्जा को रिफ्लेक्स यानी प्रवर्तित कर देते हैं। पृथ्वी का या वातावरण है, ठीक ना, सूर्य की किरणें को क्या करती है, जहाँ से लौटती है उसे उधर ही रिफ्लेक्स कर देती है। अब है जिससे सौरमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, जिससे सौरमंडल में अतिरिक्त ऊर्जा संचित हो जाती है। क्या होती है, तो अत्यधिक सौरमंडल में अतिरिक्त में होता है ज़्यादा, ठीक ना, एक्स्ट्रा, ठीक ना, अतिरिक्त ऊर्जा संचित होती है। और वायुमंडल गर्म रहता है। वायुमंडल जो है आपका क्या रहता है, गर्म रहता है। जैसा कि 5.1 इसमें चित्र में आपको दिखाया गया। या क्या करती है, सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है इसको रिफ्लेक्स कर देती है, और यह वायुमंडल जो आपका क्या होता है, गर्म रहता है। सूर्य की किरणें का कम परावर्तन, वायुमंडल का गर्म होना, देख रहे हैं। सूर्य के शोषण और उत्सर्जन की क्रिया द्वारा वायुमंडल को तप्त रखने की विधि को हम क्या कहते हैं, हरितगृह प्रभाव कहते हैं, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहते हैं। अब बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण, बड़े पैमाने पर यानी औद्योगिकीकरण मीन्स फैक्ट्री, ठीक है, जीवाश्म ईंधनों के दहन तथा पेड़ों के काटने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती ही जा रही है। क्या हो रही है, लगातार बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि आप जानते और देखते भी हैं कि मेन कारण इसका है पॉपुलेशन। क्या है, पॉपुलेशन यानी आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही है तो क्या होगी, आवश्यकताएं बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ी होगी तो यानी हर चीज़ में क्या होना चाहिए, वो होगा, विस्तार होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भारी मात्रा में यानी वृद्धि होगी। भारी मात्रा में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वायु से भारी होती है, और यह क्या करता है, वायुमंडल में विद्यमान होता है। आप लोग जानते हैं वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, और इसकी वृद्धि से वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, बहुत ही गर्म होती है, ठीक ना, क्या होती है, गर्म होती है। आप लोग चेक करते हैं अपने नाकों के यानी नोज के पास अपने हाथ को रखिएगा और सांस जब छोड़िएगा तो आपको गर्म सा महसूस होगा, ठीक ना। वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि होती है, जिससे वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः वैश्विक उष्मीकरण की स्थिति से बचने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में क्या रह सके, स्थिर रह सके। अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित दो विधियों में स्थिर होता है। वायुमंडल में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 निम्नलिखित दो विधियों में क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो पहला विधि है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे जो हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं। तथा बहुत से समुद्री जंतु जो हैं समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। आप लोग घोंघा को देखे होंगे, स्नेल जिसको कहते हैं, ठीक ना, और टॉर्टोइज मीन्स कछुआ को देखे होंगे कि वह क्या करता है, अपने ऊपर एक कार्बोनेट से बने क्या करता है, एक उसको सुरक्षा कवच यानी कवच का निर्माण कर लेता है। अब 4 है यानी चौथा है किसका, क्या चीज़, तो वायु का उपयोगिता। ईंधन के जलने में वायु की उपयोगिता होती है। आप लोग जानते हैं कि ईंधन के जलने में वायु की उपयोगिता होती है।
तो ईंधन के जलने में वायु की उपयोगिता होती है। ईंधन जो पेट्रोलियम ईंधन हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है, पेट्रोलियम के मिश्रण होते हैं। इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प बनता है और साथ ही ईंधन के जलने पर क्या होता है, ऊष्मा भी प्राप्त होती है। CH4+2O2 क्या करता है, इधर आके क्या बनता है, एरो CO2+H2O+ ऊष्मा की प्राप्ति होती है। यानी पेट्रोलियम के जलने से क्या होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चीज़ है, जलवाष्प H2O+ ऊष्मा की प्राप्ति होती है। 5वां है आपका वर्षा के लिए वायु की उपयोगिता। तो 5वां है वर्षा जल के लिए वायु की उपयोगिता। समुद्री मंद पवन सी ब्रिज, क्या है, सी ब्रिज और स्थल मंद पवन लैंड ब्रिज। वर्षा वायु की गति पर निर्भर करती है। वर्षा जो होती है, रेन जो होती है, वायु की गति पर निर्भर करती है। वायु की गति और वर्षा का कारण समझने के लिए हमें निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी आवश्यक है। यानी यह जो होती है वर्षा की गति, वायु की गति और वर्षा का जो क्या कारण है, इसको समझने के लिए हमें इन तथ्यों को जानना आवश्यक है। तो पहला क्या है, देखिए, गर्म हवा। गर्म हवा जो होती है ठंड हवा से हल्की होती है, ध्यान रखिएगा। गर्म हवा ठंड हवा से क्या होती है, हल्की होती है। दूसरा है स्थल। स्थल जो है जल की अपेक्षा तेजी से गर्म एवं ठंडा होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल जो है, जल, स्थल क्या चीज, स्थल, लैंड जो है जल की अपेक्षा तेजी से क्या होती है, गर्म एवं ठंडा होती है। और तीसरा है हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। हवा जो है, हवा उच्च दाब से, जहाँ पर अत्यधिक प्रेशर है, वहाँ से क्या होती है, निम्न दाब, जहाँ पर कम प्रेशर होता है, वहाँ उधर की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। दिन के समय में क्या होता है, जल की अपेक्षा स्थल जल्द गर्म होता है। अभी हमने अभी जस्ट पढ़ा कि स्थल जो है जल की अपेक्षा तेजी से क्या होती है, गर्म एवं ठंडा होती है। तो यही है, इसमें लिखा गया है, दिन के समय जल की अपेक्षा जो स्थल है जल्दी से गर्म होती है, इसलिए स्थल के ऊपर क्या, स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा, ध्यान से सुनिएगा, स्थल के ऊपर की वायु जो होती है जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होती है। अतः स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर के क्या करती है, ऊपर उठती है, जिसके फलस्वरूप स्थल के ऊपर कम दाब का क्षेत्र बनता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, स्थल के ऊपर जो है कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु क्या, किसके ऊपर, तो समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। अभी हमने जस्ट पढ़ा, अधिक, जहाँ पर अधिक क्या है, दाब होता है, उधर से कम क्षेत्र, यानी जहाँ पर कम दाब है उधर से वायु क्या होती है, प्रवाहित होती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवन का निर्माण करती है। किसकी निर्माण करती है, तो पवन का निर्माण करता है। इसलिए दिन के समय तटीय क्षेत्रों में हवा की दिशा जो है, हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। किसकी ओर होती है, समुद्र से स्थल की होती है, जिसे हम समुद्री समीर मीन्स सी ब्रिज, इंग्लिश में की बात करें तो सी ब्रिज कहते हैं। और रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं। रात के समय में क्या होता है, स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं, लेकिन स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है। आप जानते हैं ऑलरेडी, स्थल की अपेक्षा जो जल होता है धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके फलस्वरूप जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगी, जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से क्या होगी, गर्म होगी। अतः तटीय क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, यानी समुद्र के पास जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, तटीय क्षेत्र कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में रात के समय, कब, रात के समय वायु की दिशा
स्थल से समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थल समीर यानी लैंड ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज। तो जैसा कि आप चित्र देख लें, सूर्य है, ठीक ना, यह जो है स्थल है, लैंड कहते हैं, और यह क्या है, समुद्र है। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि लैंड जो है, यह जो स्थल है, दिन के समय में, कब, दिन के समय में क्या होता है, जल की अपेक्षा यह तेजी से गर्म होती है। क्या होती है, गर्म होती है। और स्थल के ऊपर, स्थल के ऊपर, ऊपर की वायु जो है, वायु, जल के ऊपर की वायु, यह जो जल है, जल की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होती है। इसकी अपेक्षा यह जो यहाँ की जो वायु है क्या होती है, तेजी से गर्म होती है। और स्थल पर के जो वायु तेज गति से क्या होती है, गर्म होती है, गर्म होकर यह ऊपर उठती है। यह जो है इससे मतलब तुरंत क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होकर यह जो वायु है ऊपर उठती है। इस क्या होती है, ऊपर उठती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, स्थल पर के जो वायु हैं, कम दाब का क्षेत्र, यहाँ पर कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। और समुद्र के ऊपर जो वायु होती है, समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर बहने लगती है। क्या होती है, बहने लगती है। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में वायु की गति, एक क्षेत्र, यह एक क्षेत्र है और यह दूसरा क्षेत्र, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होती है, वायु प्रवाहित होती है, और इससे क्या होता है, पवन गति का यानी पवन का निर्माण होता है। इसलिए दिन के समय में क्या होता है, तटीय क्षेत्रों में हवा की जो दिशा होती है समुद्र से स्थल की ओर होती है, समुद्र से स्थल की ओर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। और रात के समय में स्थल और पानी यानी समुद्र के जो जल होते हैं क्या होते हैं, ठंडे होने लगते हैं। लेकिन स्थल की अपेक्षा जल जो है, इसकी अपेक्षा जल जो है धीरे धीरे कैसे, तो धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके फलस्वरूप जल के ऊपर यह जो समुद्री जल है, जल के ऊपर वायु स्थल के ऊपर जो है, स्थल के ऊपर से गर्म होती है। इससे क्या, इस पर क्या होती है, ऊपर होती है। और तटीय क्षेत्रों में यह समुद्र जो है, इसके तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, रात के समय वायु की दिशा स्थल से ऊपर की ओर होती है। क्या, स्थल के ऊपर होती है, जिसे हम स्थल समीर के नाम से जानते हैं। यह आपका क्या स्थल है, यह तेजी से क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होके या ऊपर जाती है, ऊपर से क्या होती है, फिर इधर आती है, इधर से फिर इधर जाती है, और फिर यह क्षेत्र में क्या होता है, अपोजिट हो, रात के समय में क्या होता है, अपोजिट होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन मीन्स होता है संघनन। जय हिंद दोस्तों, आई होप यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।